नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़ लीजिए हेमंत भाई को, ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। अंग्रेज जब भारत पर राज कर रहे थे तो भारत में एक वायसराय बैठाया जाता था। वायसराय भारत का की सत्ता का प्रमुख होता था। जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, सीईओ कह सकते हैं उसको, वो सीईओ के रूप में भारत को चलाता था। भारत के जब भारत में एक मतलब संसदीय व्यवस्था परंपराओं के बीज बोए जाने लगे ढकोसने के लिए कि हम लोकतांत्रिक जो है संस्थाओं का विकास कर रहे हैं भारत में, उस दौर में भी भारत में वायसराय ही सब कुछ कंट्रोल करता था। चाहे वो 1935 की बात हो, चाहे 45 की बात हो। जब भी यहाँ पर संसदीय परंपराएं ढाली गई थी, वही संविधान सभा में तब्दील हो गए थे जो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो वो सारा ढकोसला था, उसमें कुछ भी नहीं था। शासन की डोर वायसराय के हाथ में थी और वायसराय के जरिए ब्रिटेन के हाथों में। क्या भारत में वही रिपीट होने जा रहा है? भारत में बैठा हुआ अमेरिकी राजदूत क्या वायसराय की भूमिका में होगा और वायसराय के जरिए ट्रंप हमारे देश को चलाएगा? दरअसल नरेंद्र ने सरेंडर का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और जिसे हम ट्रेड डील कह रहे हैं, बड़ा सवाल है। आप तथ्यों से समझिए, क्या ये गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत किया गया है? जिसे हम ट्रेड डील कर रहे हैं, क्या ये गुलामी का दस्तावेज है जिस पर दस्तखत किया गया है? ये बात हम क्यों कर रहे हैं? एक कोई भी संप्रभु देश, कोई संप्रभु देश दुनिया में, किसी के पास ये अधिकार है कि उस संप्रभु देश पर नजर रखने के लिए अपने 4 आदमी बिठाए और उसको, ये अगर खाली जुबानी होता तो भी मैं चर्चा में नहीं लाता इसको। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट है कि भारत पर नजर रखने के लिए हम फला 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 को रखते हैं। ये नजर रखेंगे और जब भी भारत को लेकर के, मोदी को लेकर के कोई भी ऐसी रिपोर्ट आएगी, ये रिकमेंड करेंगे कि इस पर ये कर दो, सजा दो इसको, तो तुरंत सजा मैं दे दूंगा इसको। यानी भारत एक स्टूडेंट हो गया अमेरिका का और अमेरिका हेडमास्टर हो गया और क्लास मॉनिटर भी अमेरिका ने अपना उसी स्कूल में जिसमें एडमिशन दिया है भारत को, उसमें क्लास मॉनिटर उसका है। क्लास मॉनिटर कहेगा कि सर ये जो है बदमाशी किए हैं, तो हेडमास्टर बेंच पे खड़ा कर देगा भारत को। ये कहां पहुंचाया है 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को? कहां पहुंचाया है? मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, कहां पहुंचाया है? मुझे नहीं पता, हमें अल्प ज्ञानी मान लीजिए। आप बताइए कहां पहुंचा। मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूं, जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं। आज सुबह से हम जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हुआ, उसके जिस हिस्से पर हमने नजर डाली थी वो था कि एग्रीकल्चर भी खोल दिया गया सब पर, लेकिन जिस हिस्से पर नजर नहीं डाली हमने, वो हिस्सा इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में है पूरा, तो अंग्रेजी वाला मामला है। हेमंत भाई इसमें कहता हूं कि पढ़ दो आप और हूबहू उसका हिंदी में क्या है रूपांतरण आप बता दो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये गुलामी का उत्सव है, मैंने आपको पहले भी कहा था। और गुलामी का वर्ण करके सेलिब्रेट करना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी, मोदी का कैबिनेट, आरएसएस का पूरा सिस्टम उनसे समझ सकता है। ये व्हाइट हाउस का डॉक्यूमेंट है जो आपने दिखाया है, उनकी वेबसाइट के ऊपर है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति सेक्शन 4 का जिक्र करते हुए क्या कह रहे हैं कि द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, जो वहां के वाणिज्य मंत्री हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री के साथ, एंड द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, वित्त मंत्री के साथ, और कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी कॉमर्स का जिसको ये उचित लगे, वो इस बात शेल मॉनिटर वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। ये इस बात पर नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे कि क्या भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर
रशियन फेडरेशन से तेल खरीद रहा है क्या, कच्चा तेल, एज इज डिफाइंड इन सेक्शन 7 ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डेटेड ऑर्डर नंबर 14329। ये जो उनका पुराना ऑर्डर था उसकी बात कर रहे हैं। इफ द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फाइंड्स दैट इंडिया हैज रिज्यूम्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, यदि वाणिज्य मंत्री को पता लगता है कि भारत ने ये तेल खरीदना दोबारा से शुरू कर दिया रशिया से, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री, इन कंसल्टेशन विद द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, वित्त मंत्री से बात करके, द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री से बात करके, द सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके वित्त मंत्री से बात करके, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का जो व्यापार प्रतिनिधि, उससे बात करके, द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार से बात करके, द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, वाणिज्य नीति का जो सहायक है उसके साथ, एंड द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन और व्यापार का जो सीनियर काउंसलर है उन सब से बात करके, शेल रिकमेंड, सिफारिश करेंगे, वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कितना और किस हद तक, आई शुड टेक एडिशनल एक्शन एज टू इंडिया, मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इंक्लूडिंग वेदर, इसके समेत, कि आई शुड रीइंपोज द एडिशनल एड वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडिया, 25% भारत से आने वाले सामान पर वो टैरिफ ठोक दिया जाना चाहिए एक्स्ट्रा, जैसा कि पहले था। ये भाई साहब लिखित के अंदर अमेरिका की जो व्हाइट हाउस है उसकी वेबसाइट पर ये डाला गया है साइमल्टेनियसली। ये है आपकी भारत की संप्रभुता का डंका दस्तावेज। एंड आई चैलेंज यू आशीष भाई, आप तो बहुत पुराने आदमी हो, किसी और देश के बारे में व्हाइट हाउस पे ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भाई। मैं तो कह रहा हूं ढूंढ के दिखाए कोई, ढूंढ के मैं चाहता हूं कि ढूंढ के दिखाओ कि हमारे जैसा ही कोई और भी है जो लोटा हुआ है, ढूंढ के दिखाओ। ऐसा ये दस्तावेज। आप हेमंत भाई जब कह रहे हो तो मेरे भीतर बहुत क्रोध उपज रहा है। अभी कल, कब, शायद कल परसों परसों राज्यसभा में भगत सिंह की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से जो आजादी मिली, गांधी की कुर्बानी से जो आजादी मिली, उसको गिरवी रख दिया। आप आशीष भाई, कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, मैं पता है क्यों बात को रिपीट कर रहा हूं, वो भीतर की, आप भीतर की भावनाओं को नहीं शायद समझ पाएंगे। हम पर नजर रखेंगे अमेरिका के जो है ट्रंप के लोग, हम पर नजर रखेंगे कि हम किसी से भी, कहते नहीं वो जो पुराने सामंती सोच के लोग, कि जरा लड़की पर नजर रखो, बाहर किसी लड़के से मिले ना, मिलेगी तो उसका कॉलेज छुड़वा दो, घर में बंद कर दो, है। तो वो तो मैंने सामंती जमींदार की लड़की के लिए वो था। हम भी उसी तरह हो गए बंधक, कि कॉलेज छुड़वा देंगे इसका, देखना नजर रखो, रूस से अगर मिलेगा तो बताना, इसको उल्टा टांगेंगे, मुर्गा बनाएंगे। ये हालत हम पर नजर रखेगा। हमारी संप्रभुता कहाँ है? अब संप्रभुता हमारी है, ये बात प्लीज मत बोलिएगा हेमंत भाई जी। नहीं गिरवी, मैं कह रहा हूं भाई गिरवी रख दिया है, मैं ये कह रहा हूं। और जो इंटरिम एग्रीमेंट तक जो आप पहुंचे हो ना, जो दस्तावेज आपने दिखाया है, आपको पता है ये किस समय जारी किया गया है? आज सुबह 4 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अमेरिका में 7:30 बजे। ठीक, ये हिंदुस्तान के जो 72 करोड़ किसान हैं उनकी मौत का दस्तावेज है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और इस तक आप कैसे पहुंचे हैं वो क्रोनोलॉजी देख लीजिए एक बार, ये शुरुआत कहां से हुई थी। ये हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत। शाम को 5:35 में ट्वीट किसका आया था? ट्रंप का। और उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद भारत के विदेश सचिव ने कहा कि सीज फायर हो गया। ठीक, पहली शुरुआत वहां से हुई थी और उसका 73 बार श्रेय ले चुका है वो आदमी। अगली शुरुआत देखिए, चबाहर पोर्ट छोड़ो, याद होगा आपको, वहां पर कितनी मैसिव इन्वेस्टमेंट हमारी है, कितना स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, और कितनी बड़ी उपलब्धि गाया करते मोदी जी। और आज उसके लिए इस बजट जो आया उसमें एक नए पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, छोड़ दिया। उन्होंने कहा आपने छोड़ दिया। उन्होंने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदोगे आप, आपने कहा ओके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा रूस से तेल नहीं खरीदोगे, लिखित दस्तावेज आपके सामने, लिखित दस्तावेज। और आज आपका सिर शर्म से झुक जाएगा जब इस बकवास के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था पीयूष गोयल, आपको पता है एक जर्नलिस्ट साथी ने पूछा उससे कि साहब वो जो रशियन तेल है उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है। उसने कहा ये बात आप किससे पूछो? विदेश मंत्रालय से। वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तेल खरीदने की बात कौन बताएगा? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी में था परसों,
उससे हाँ पूछा गया कि साहब ट्रेड डील के ऊपर क्या है, उसने कहा पीयूष गोयल बताएगा। आप ढूंढते रहिए, एक वाशिंगटन में बैठा है, एक दिल्ली के अंदर बैठा है, सवाल पूछ के देख लीजिए। ईरान से तेल नहीं खरीदो, ठीक है। अमेरिका से महंगा तेल खरीदो, बिल्कुल खरीदेंगे साहब, क्यों नहीं खरीदेंगे। वेनेजुएला से तेल खरीदोगा, ट्रंप ने घोषणा की 2 दिन पहले वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। आपकी क्या घोषणा ही, हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी आशीष भाई, वेनेजुएला का तेल मार्केट से 7% महंगा है, और हम्म, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट बाकी क्रूड से ज्यादा पड़ती है, इसलिए वेनेजुएला ज्यादा क्रूड उसका नहीं कर पा रहा है। तो महंगा खरीदोगे। और रशिया ने भारत को अपने साथ बनाए रखने के लिए आज $11 प्रति बैरल की और छूट देने की घोषणा की। और हाँ तो आप किस बात के ठेकेदार हो? आप इस देश के आर्थिक हितों के, संप्रभुता के, इन सब के पैरोकार हो प्रधानमंत्री के तौर पे। और आप $11 सस्ता तेल खरीद के 7% महंगा तेल, जिसकी रिफाइनिंग कॉस्ट ज्यादा है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। ये खजाना किसी के पिताजी का नहीं है इस देश का, ये इस देश की जनता का खजाना है, जो आप इसको लुटवा रहे हो अपने सरेंडर के जरिए। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या कह रहे थे सदन के अंदर खड़े होके? राष्ट्रवादी। परसों में मुंह से निकला एक अकेला, फिर सब पर भारी कहने से पहले फिर रुक गया। एक अकेला तो कहा था, आपने तो देखा नहीं, मैंने तो पूरा झेला उसको। हम्म, तो एक अकेला निकल गया था मुझसे। अहंकार की सीमा वही है। सरेंडर कंप्लीट है, उसके बावजूद भी अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये जो टैरिफ डील जो है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, बाय अमेरिकन बढ़ाओ। आपने कहा ठीक है साहब बढ़ाएंगे। उसने कहा कृषि सेक्टर खोलो। आपने कहा ठीक है साहब। उसने कहा अमेरिकन सारे सामान पर टैरिफ जीरो करो। आपने जीरो कर दिया कि नहीं कर दिया? करिए मना। टैरिफ जीरो कर दिया कि नहीं कर दिया? ट्रेड डील की घोषणा कौन करेगा? ट्रंप। करी कि नहीं उसने? आप कहा हो? हम्म, उसने तो भाई साहब घोषणा करी, और आपने केवल उसको धन्यवाद किया, विदाउट नोइंग कि वो क्या चाहता है। हम्म, सिर्फ धन्यवाद किया 144 करोड़ भारतवासियों की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री ने पहली बार ट्रेड डील का शब्द प्रयोग किया, माननीय अमित शाह जी ने अपने ट्वीट के अंदर। ठीक। और इनको हकीकत मेरे से पूछेंगे आप, इनको अब तक भी नहीं पता कि इस ट्रेड डील में होगा क्या, क्योंकि सब कुछ वहां से तय हो रहा है। याद रखिएगा मेरी बात। आज की तारीख में आपको एक चीज पुरानी ध्यान होगी, मैंने आपने शो भी किया था सितंबर में, कॉटन, अमेरिकन कॉटन, उसके ऊपर ड्यूटी हटाई थी अपने। ठीक, 11% लगती थी, हटा दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, 4 महीने के अंदर अंदर 95% इंपोर्ट बढ़ गया है अमेरिकन कॉटन का। और जो हमारे देश में कॉटन का जो रेट था, वो 1100 रुपए डाउन आ गया। किसान कहां जाएगा हमारा? अमेरिका की सब्सिडी आपको पता है कितनी है? हमारा तो कृषि बजट भी नहीं है उतना। अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर इतनी हाईली सब्सिडाइज्ड है। ठीक। तो उनके किसान तो उस बात को, उनको तो बढ़िया मार्केट मिल गया, सारा फर्स्ट क्लास, इतना बड़ा मार्केट मिल गया। हमारे किसान का क्या होगा? वो कपास की जगह क्या बोएगा? ठीक। मक्का उनका आ जाएगा, सोयाबीन उनका आ जाएगा, सब कुछ उनका आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं वहां पे बैठ के पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये नहीं आएगा। ये पढ़ा ना आपके सामने। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या क्या आएगा, जरा वो बता दो एक बार। वो बताओ कि क्या क्या आएगा, उससे क्या क्या पता है? लगे। तो आशीष भाई, जो पत्रकारिता मैंने और आपने सीखी है, उसमें जो सामने वाला बताता है खबर वो नहीं है, खबर वो है जो वो छिपाता है। ठीक। अरे छिपाने हेमंत के। भाई, वो जो जो बता रहे हैं कि ये नहीं आएगा ना, वो मतलब कैसा झांसा है? जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता होगा वही तो लोग हैं, जो एक्सपोर्ट नहीं करता है उसको आप मिलाओ और ना। मैं कहता हूँ उसकी सूची पा जाएंगे तो। अभी चलिए हाँ। अभी मैं कुछ, अभी आपको कुछ और हेल्थ एंगेज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। क्या कह रहे हम्म, हैं? बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने एक चार्ट भेजा, जरा उसको दिखा दीजिए, सरेंडर हाँ, कैसे होता है, वो जरा दिखा दीजिए। भारत जो है, भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर क्या टैरिफ लगाएगा? 0%। और अमेरिका क्या लगाएगा? 18%। इंडोनेशिया उस पे, यूएस पे लगाता है 19%, और यूएस भी उन पे लगाता है 19%। सब जगह बायलिटरल सेम है। वियतनाम 20-20, बांग्लादेश 20-20, चाइना 34-34, जापान 20-25, साउथ कोरिया 25-25। ठीक है। और इसके बाद कनाडा 0 से 5, यूएस 0 से 5, और मेक्सिको 0 से 5, यूएस 0 से 5, यूरोपियन यूनियन 20 से 25, 20 से 25। ठीक। हम्म, हम्म, अकेला भारत का देखिए कि टैरिफ ऑन यूएस गुड्स इज ओनली 0%। ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हुआ? मुझे केवल ये बता दीजिए आप, कौन से उससे? नंबर एक। हम्म, ठीक। दूसरा,
अभी तक जो भारत से जो भी सामान जाता है अमेरिका के अंदर, जो भी सामान, उस हम्म, पे औसतन 2.93% टैरिफ लगता था। हम्म, ठीक। रशियन ऑयल और सारा ड्रामेबाजी करके उसको कहां ले गया आप, टैरिफ को 50%, सीधा हम्म, 50%। 50 से 25 किया, 25 से 18 कर दिया। तो जो चीज ₹2.93 लेते थे आप, वो 18 कर दी। इसमें भारत की जीत कहां हुई? इट इज मोर देन हाँ, 6 टाइम्स। हम्म, ये तो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे, जिसका अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है, मेरे को भी समझ में आ रहा है हम्म, कि ₹3 की चीज 18 की मिलेगी, तो मेरा भला कैसे होगा इससे? और सारे देश में प्रचार कर रहे हैं। आप 0 लोगे, वो 18 लेंगे, और आप जीत गए। ऐसा गणित तो भाई साहब मुबारक हो आपको। और क्या रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर 1% ज्यादा है। भाई नलायक, पाकिस्तान के ऊपर 1% ज्यादा है, तो वो बराबर का ले भी रहे हैं उनसे, सेम ले रहे हम्म, हैं। आपकी तरह 0 नहीं है वो। ऐसी ट्रेड डील तो आशीष भाई दुनिया के किसी देश के साथ अमेरिका की नहीं हुई, जो इन श्रीमान जी ने सर्कल किया है। जस्ट 0। आपके सामने है चार्ट, और ये इसको विक्ट्री बता रहे हैं। जितने आपके पोमेरियन हैं, कल रात से भूखे लपाशा लगे पड़े हैं। सारी शर्मनिरपेक्षता की हदें लांग दी उन लोगों ने। किसान बेचारा जाएगा कहां? 72 करोड़ किसान है 144 में से 50%। क्या करेंगे वो? 95% आयात बढ़ गया अमेरिका से 3 महीने के अंदर, कपास का। और जितने भी ये है ना अपने ट्रेडर्स हैं, उन सब ने उसको स्टॉक कर लिया है बड़ी पैमाने पर। तो भारत के तो कपास 1000% पिटेगी, आप मेरे से लिख के लेना। 100% कपास का किसान बर्बाद हो जाए, बेचारा क्या करेगा? ये स्थिति ला के खड़ी कर दी, और उसके बाद इसको विक्ट्री बता रहे। मोदी ट्वीट कर रहे हैं, पीयूष गोयल ट्वीट कर रहा है, सवाल का जवाब कोई नहीं। वाणिज्य मंत्री आप हो, रशियन तेल का जवाब मैं दूंगा। अरे यार, ऐसी सरकार देखी आपने कहीं? तो ये सारी की अभी सारी चीजें ऐसे। दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो कहेंगे हरदीप पुरी से पूछो, और तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो कहेंगे शिवराज सिंह चौहान से पूछो। ये मतलब ऐतिहासिक रूप से ऐसी सरकार, मुझे बिल्कुल आपको बताऊं, मुझे जहांगीर का शासनकाल याद आ रहा है। ये मुगल मुगल बहुत कहते हैं ना। देखो आप, जो जितना जपे जब भाजपाई खासकर मोदी युग में जो चीज जपते हैं, मुझे लगता है कि वही करने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूँ ना, रिवर्स साइकोलॉजी पे चलते हैं। जो जपते हैं मुझे लगता है कि उसी को फॉलो करेंगे। मुगलों के समय जहांगीर का शासनकाल था, जब पहली बार ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। व्यापारी आया था एक ब्रिटिश, और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम वाम ये सब कोई वही नहीं था। एक व्यापारी आया, उस व्यापारी से एक ट्रेड डील हुई, वो भी ट्रेड डील ही थी। और उस ट्रेड डील ने भारत को 200 साल के घनघोर गुलामी में झोंक दिया। शुरुआत वहीं से हुई थी। ये बाद में ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध और दुनिया की जो बातें होती हैं, ये सब बाद का है, शुरुआत वहीं से। मुझे लगता है कि वह प्रक्रिया फिर भी धीमी थी, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल शायद, मैं सन इतना याद नहीं रहता है, हम लोग क्विज कंपटीशन चम्मच कटोरी वाले में तो जाते नहीं है कि सन याद रहे एकदम, लेकिन शायद 1612 के आसपास एक आया था विदेशी व्यापारी, जिस जहांगीर के समय में, जिससे ट्रेड डील हुई थी। लेकिन पूर्ण गुलाम बनाने में भारत को एक लंबा वक्त लगा था अंग्रेजों को। जहांगीर गया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, औरंगजेब का शासन काल खत्म हुआ, मुगल कमजोर हो गए, तब जाकर के ऑफिशियली, और ऑफिशियली अगर कहे तो जाकर के 1859 तक पहुंच गए, मतलब भारत पर बिल्कुल आधिकारिक रूप से भारत को उपनिवेश घोषित करते करते। लेकिन ये प्रक्रिया मुझे ज्यादा तीव्र नजर आती है। इसलिए तीव्र नजर आ रही है क्योंकि इसमें एक साथ ही आपने ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी सौंप दी यस, है यस, ना? बिल्कुल। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी सौंप दी। जब वो डंके की चोट पे कह रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है खंडन करने की, वो डंके की चोट पे कह रहा है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, अब 0% पे हम इनको बेचेंगे, मार्केट खुल गया हमारे हमारे लिए 140 करोड़ का। और दूसरी चीज, ये दाएं बाएं अगर करेंगे तो इन पर नजर रखने के लिए 4 आदमी भी बिठा रहा हूं। जब 4 आदमी बिठा दिया, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया कि नहीं हमने। बिल्कुल, बिल्कुल।
कि अब वो हमको किससे दोस्ती रखनी है, नहीं, नहीं। जो मैंने आपको नाम बताए वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं। सबसे हाँ, बड़े वाला तो यहां बिठा दिया भाई, सर्जेई गौर। गोर, सरजियो वो गोर, उससे भी वही तो कहा, वो वायसराय उससे है भी वो। बड़े वाला है। वो उससे बड़े वाला है वो। हाँ। उससे भी बड़े वाला है वो। तो आप सोचिए कि वहां, और सरेआम घोषित कर रहा है इस बात को कि दे विल कीप एन आई। हम हाँ। तुम्हारे उपनिवेश हैं क्या? हाउ डेयर यू से सो? हाउ डेयर, एंड अरे हु आर आप, यू? आपके हमारे कहने से क्या होता हुआ रियो? नहीं नहीं, मेरा नरेंद्र, सवाल है, नरेंद्र तो नहीं बोल रहे हैं ना ये बात? हाउ ही कैन से दैट? रिटर्न में डॉक्यूमेंट है भाई कि वी विल कीप एन आई। हु आर यू? ठंडेदार हो तुम हमारे ऊपर? और उसके बाद देखिए, जो उसके जो दावे हैं कि अगले 5 साल में भारत जो है 500 अरब डॉलर का सामान मंगवाएगा वहां से। हाँ। आज की तारीख में कितना मंगवाता है? 40 से 42 अरब डॉलर एवरेज। हाँ। ठीक, हाँ। यानी हाँ। कि 11 से 12 गुना आपका हाँ। आयात बढ़ जाएगा हाँ। अमेरिका से। क्या मंगाओगे? हाँ। क्या बनाते हो आप? हाँ। डंपिंग यार्ड बनेगा भारत। और भारत के रुपए की हालत क्या होगी पता है आपको? 92 पे तो पहुंचा दिया, ये हाँ। जाएगा 125 रुपए पे अगर ये ट्रेड डील लागू हो गया तो। आज की तारीख में अगर देश के किसानों को, मैं आप एक चीज आगाह करना चाह रहा हूं, 3 जो काले कानून थे ना, वो तो बहुत छोटी चीज थी। ये उसकी एक्सटेंशन है शीश भाई। खेती के सारे प्रोड्यूस अमेरिका से आएंगे, सस्ते आएंगे, यहां का किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके पास केवल क्या पूंजी बचेगी? उसकी जमीन। बस। उसकी जमीन। बस। और वो जमीन हाँ। कौन खरीदेगा? A1 और A2। ठीक। और अमेरिका क्या बताएगा कि ये करना है और ये नहीं करना है। वो तो केवल कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग तक थे, ये तो उससे आगे की चीज है। भारत में किसान के पास एक ही जमीन नहीं छोड़ेंगे ये लोग। ये अकेले कृषि कानून नहीं थे, आप ध्यान कीजिएगा। सरकार बनती 2014 में, मोदी ने पहला षड्यंत्र क्या किया था? अध्यादेश लेकर के आए थे, भूमि अधिग्रहण नीति। लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक। वो जब राहुल गांधी बाइक पे बैठ करके वहां गए थे, और वो सारी चीजें, वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लाया गया था। ये ट्रेड डील की आड़ में ये वो सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सारे के सारे। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि निगरानी रखने वाला अमेरिका, उसको ये अवसर दिया किसने? आपने प्लेट में रख के दिया। आप ईरान के तेल से शुरू हुए थे, आप ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुए थे, चबाहर से शुरू हुए थे, रशियन तेल से शुरू हुए थे, और आज निगरानी पे आके टिक गए हैं। और निगरानी कौन करेगा? अमेरिका। हाउ डेयर ही से सो? और तुम राष्ट्रवादी हो, 56 इंची हो? अरे कुछ शर्म करो। इंदिरा गांधी का याद है क्या करके आई थी अमेरिका के अंदर? सांस नहीं आया था राष्ट्रपति को तब। उस समय भारत की क्या हैसियत थी बताइए? 47 में देश आजाद हुआ था, 24 साल बाद की बात है। आज 78 साल हो गए, और आज आप इस तरीके से अमेरिका के उसमें, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा, दर्शक समझ जाएंगे। इससे बड़ा सरेंडर समकालीन दुनिया में किसी और देश का दिखा दीजिए मुझे। पूरी दुनिया का। ईरान इतने बुरे तरीके से इतने सालों से इन्होंने रगड़ रखा है, सारी चीजों के सैंक्शंस के चक्कर में, सीना तान के सामने खड़ा हुआ है। और वो क्या कह रहा है? अभी घटा रहा हूं, 3 से 18 कर दिया, 2.93 से 18 कर दिया, और कह रहा है 25% का हमेशा और रखूंगा, निगरानी रखेंगे। अरे यार, और ये 56 बेशर्म लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आएगा हमारे किसानों के जैम जय। अरे भैया, कौन किसान जैम बचा बना रहा है बेचारा? किसी के हेमंत पल्ले भाई, कुछ छोड़ा है तुम? हेमंत भाई, सारा दोष उन्हीं पर क्यों मढ़ रहे हैं? इसके बावजूद भी अगर इस देश के लोग कहें कि डंका बज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी राष्ट्र विश्वगुरु बनाएगा, तो अगर इस देश के लोग आज भी ये समझ रहे हैं, वो चाहे संख्या 10 हो चाहे 10 करोड़ हो, तो पहले तो तरस खानी चाहिए हमें अपने आप कि हम कैसी आवाम, हम कैसे भारतीय हैं, हम कैसे भारतीय हैं। आप बताओ, इस देश की गुलामी के दस्तावेज को एक्सेप्ट करके वो तो सुबह निकल गए 8,500 करोड़ के जहाज में सवार होकर के, हाथ हिला करके विदेश। पूरे दिन सुबह से डंका बज रहा है, डंका बजेगा अभी 3-4 दिन, फिर नया डंका बजेगा। कल परीक्षा पर मैंने कहा इसी बात को पिछले कार्यक्रम में, जो काम टीचरों का था, परीक्षा पर चर्चा करना, टिप्स देना, मंत्र देना, वो मोदी जी किए। जब इस पर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गिरवी रख दिए, देश को गिरवी रख दिए हो, गुलामी दस्तावेज पर साइन कर दिए, जब इस पर चर्चा करनी थी तो विदेश चले गए। हैं? बताओ।
और जरा मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। ये आदमी, आप बस अगर इस देश में कोई भी समझदार आदमी हो, आंख बंद कर ले और कान बस खोल ले, और मैं आपको 4 बाइटें सुनाता हूं। 2014 की है, 16 की है। आप सुनो, बस खाली खाली सुन लो, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सुनवा दो भैया। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य है 2047 विकसित, लक्ष्य है 2047 विकसित। अब देखिएगा, 2014 जब पहली बार आए सरकार में, देश को आजादी दिलाए कंगना रनौत के हिसाब से, तो क्या कहा, 60 महीने, 60 महीने दे दो, आपको सुख चैन दे दूंगा, 60 महीने, मतलब 2019 तक। 2016 में नोटबंदी किए, पूरे देश में कोहराम मच गया, तो क्या कहे, 50 दिन का टाइम दे दो, 50 दिन बाद किसी चौराहे पर, मैं कहिए तो यहीं पे बताऊं, 5-6 चौराहे का ऑप्शन दे दूं, रोहतक से लेकर के गोरखपुर तक के 15-20 चौराहों का ऑप्शन दे दूं, किसी पे आ जाओ आप। आपके कर्म तो हर चौराहे पे एक बार खड़ा होने लायक, हर चौराहे पे एक बार खड़ा होने लायक। 2016 में कहा 50 दिन दे दो, खैर उसको छोड़िए, आप बीच में 50 दिन का वो अलग से स्पेशल पैकेज था। 2024 में चुनाव थे, 2023 का भाषण आपको सुना, तीसरी क्लिप। 14 में कहा था 60 महीने, तो अब थोड़ा सा चेंज करना था, तो कहा 5 साल। 60 महीने 5 साल एक होता है, कहा कि 5 साल और दीजिए। 24 में 5 साल जुगाड़ उगाड़ से फिर हो गया 29 तक। 14 में 60 महीने चाहिए था, वो 60 महीना 29 तक 180 महीना हो गया, और देश जहां पर था वहां से बिल्कुल रसातल में चला गया। अब आप किसी भी किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? किसान आप देख लीजिए, खासकर विदर्भ महाराष्ट्र में आप चले जाइए, तो एक एक दिन में 6-6 का एवरेज है जान देने का। आय दोगुनी होनी थी, स्मार्ट सिटी बननी थी, रोज हेमंत भाई ढूंढ रहे हैं, रोज ये हर कार्यक्रम में एक बार ढूंढते हैं स्मार्ट सिटी। तो रोज ढूंढ रहे हैं स्मार्ट सिटी, कहीं नहीं मिल रही है। जितना था, मतलब कोई आप एक योजना बता दो हमको कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर आपको दिख गया, कागजों में तो दिख जाएगा, या एक आध जगह पर फीता उता काटने के लिए दिख जाएगा। अब जवाब क्या दोगे? अब 29 में जाके 28 में 27 में कुछ नहीं है, तो सीधे एक लंबा जो है पीडीसी काट दिया, पोर्ट्रेटेड लंबा, कि ये बीच बीच में बार बार फुटकर में कोई डिस्टरबेंस न करे। अब 2047 में बच्चे मिले छोटे से, उनको भी 2047 में, उनको अभी कल का फ्यूचर देखना चाहिए। उन बच्चों को, उनको ये कहना चाहिए कि आप व्यवहारिकता में अभी रहो, आप कल का देखो, अपने माता पिता का सम्मान सेवा करो। 2047 के मिशन में लग जाओ बेटा, 2047 खाना मत खाओ, 2047 के मिशन में लग जाओ। 2047 का पोस्ट डेटेड चेक दिया। इतना बड़ा झांसा देने वाला व्यक्ति संसार में न कभी जन्मा था, न कभी जन्मेगा। देश को झांसा, और फिर भी मुझे तरस इस देश के उन लोगों पर आता है जो इसके बावजूद ये कहते हैं मुमकिन है भाई, अपना 56 इंच की छाती है, और हम लोगों को कहते हैं बरनाल खोजो, बिलबिला रहे हो। अरे बरनाल, इस देश की रूह पर, आत्मा पर बरनाल लगाने की जरूरत है। उसको जलाया है, जलन वहां पर हो रही है, वहां पर जख्म हुआ है, वहां पर घाव हुए इस देश की आत्मा पर। एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा, लेकिन आपका अभी बस 2 मिनट और, जरा एक रणदीप सुरजेवाला
जो है बाइट है वो भी चला दीजिए। सुबह 3:55 पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जॉनसन ग्रियर के द्वारा अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय समझौते के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसे सुबह 5:55 पर फिर पीयूष गोयल, जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने दोहराया। जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था, वो अब इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों, उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। इसकी पहली लाइन में ही ये लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे। दूसरा तथ्य ये लिखा है कि अमेरिका का मक्का, जिसको अंग्रेजी में ड्राई डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं, अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का ज्वार जिसे हम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं, अमेरिका का अखरोट, बादाम, पिस्ता, अमेरिका के फ्रेश फल यानी सेब, संतरा, सब कुछ, अमेरिका के प्रोसेस्ड फल और बाकी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सब हिंदुस्तान में आएंगे। पहले से ही हम 334 मिलियन कपास अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बाजार में कपास पैदा करने वाले किसान के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। तो अब मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका से आएगी, ज्वार अमेरिका से आएगा, फल अमेरिका से आएंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट अमेरिका से आएंगे, सोयाबीन अमेरिका से आएगा। तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा? और वो कौन से एडिशनल प्रोडक्ट हैं? क्या इस एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब अमेरिका से दूध भी आएगा, गेहूं भी आएगी, अमेरिका से डायरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे? ये कौन बताएगा? ये एडिशनल प्रोडक्ट, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखिएगा। और ये इंटरिम है, मार्च तक अभी होना है, तो मार्च तक एडिशन होंगे। लेकिन मैं फिर एक बार दर्शकों से निवेदन करता हूं, आपने कितना भी, हम तो आलोचना भी करते हैं ना रणदीप सुरजेवाला की, इन लोगों की, ये कितने भी नकारा होंगे, एक एक नाम लेकर के एक एक तथ्य को रखा ना, एक एक तथ्य, परसेंटेज, नाम आएंगे तो क्या नफा क्या नुकसान, इसका जवाब कंट्रोल रूम जरा एक बार पिछले कार्यक्रम में चलाया था, लेकिन फिर मेरा मन है चलाने के लिए। हेमंत भाई नहीं सुने होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को। इतने इतने तथ्यों का जवाब भाजपाई कैसे देते हैं और इस देश के लोग फिर भी ताली बजाते हैं, तो एक बार अपना हाथ देख लीजिएगा, आपकी हथेलियों में से भाग्य रेखा मिट रही है, ये तय मान लीजिए। सुनिएगा इसको। तो इस डील को लेकर के ये डायनेस्टी के डिफाल्टेड डींगबाज जिस तरह से अपने फर्जिफिकेशन का जस्टिफिकेशन करने के चक्कर में लफाजी की लंपट लाबी बन गए हैं, वो जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने में लगे हुए हैं। और इस ये लफाजी की जो लंपट लाबी है, जिस तरह से काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी कहेगी कि हम पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट कर देंगे, कभी कहेंगे हम जो है वो सड़क पर जो है वो आंदोलन करेंगे। तो पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट करने की जो इनकी सनक है, वो इनके सियासी सुपड़े को वॉश आउट करती जा रही है। इनकी संसद के सत्र को वॉश आउट करने की जो इनकी सनक है, वो इनके सियासी सुपड़े को साफ करती जा रही है। ये डील है, इसमें भारत के हित 100% सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस डायनेस्टी के डिफाल्टेड डींगबाजों को ये डील नहीं समझ में आएगी।
सुना ना आपने? मतलब ये खुद सबसे बड़ा लफाज, सबसे बड़ा बेरोजगार, सबसे किया बड़ा क्या जाए? बेरोजगार और लफाज तो ये है। इस हाँ, भाई साहब को कुछ पता ही नहीं इसका, केवल एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, उसी को पेल रहा है बैठ करके, कोई समझ नहीं इस आदमी को। अटल जी के टाइम में इनका बढ़िया दाव लग गया था इसका, शहनवाज हुसैन का। अब ये बेरोजगारी में अपने घर पे और पिछली जुगाड़ी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इनको क्या पता कृषि क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, केवल और केवल एक स्टैंडर्ड उसके ऊपर लफाजी करके और साइड हो जाएंगे। इनको तो नीति का नहीं पता ना। मुझे एक चीज बता दो आशीष भाई, छोटी सी बात, अगर भारत की इतनी बड़ी जीत हुई होती तो मोदी मलेशिया में क्या कर रहे होते? वो तो पूरे भारत की संसद के अंदर डंका नहीं बजा रहे होते, जैसे जीएसटी का बजाया था, रात को 12 बजे घंटा बजाया था ना संसद के अंदर। तो इतनी बड़ी जीत मिली है, तो संसद के अंदर आपको क्या लगता है कि और कुछ हो रहा होता इस समय? शनिवार और इतवार को भी संसद नहीं चल रही होती? मोदी जी का ये शोगान नहीं हो रहा होता? वो क्यों भागे हुए हैं वहां पे? रोड क्यों शो हो महिला रहा सांसदों से होता, बच के भागे? रोड हाँ शो वही मैं कह रहा हेमंत भाई, रोड शो। हूं, रोड शो, फोटो सेशन, रैलियां, भाषण, पूरे देश में उत्सव, गुलामी का उत्सव, ये सारे कर रहे होते हैं। हकीकत ये है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, और इनको पता लगेगा। ये इस देश के किसान को ना समझते हैं। किसानों ने 3 काले कानूनों का खेल पकड़ लिया था ना, झुकाया ना, कोनी पे लाए ना। आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली इस देश के अंदर किसी में जान बची होगी ना, तो किसान ही बेचारा आएगा, भूखा मर रहा है, कमर तोड़ दी उनकी फाइनेंशियली, उनके सिर फोड़ दिए आंदोलन के दौरान, लेकिन अब फिर वही आएंगे। यू मार्क माई वर्ड्स, किसान ही इस सत्ता से आजादी दिलाएगा, और किसी की औकात नहीं इस देश के अंदर। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन एक एक स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, बस इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हम भी मान लिए। अब तो अगर नहीं मानेंगे हेमंत भाई तो मैं इनको भी जबरन मनाऊंगा कैसे भी। ये मान देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। लेफ्ट द चाबहार पोर्ट ऑन ट्रम्प्स ऑर्डर, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ट्रम्प्स ऑर्डर, stopped buying oil from Iran on Trump order, started buying oil from US on Trump order, opened India's agriculture market for US on Trump order, reduced tariff on US goods to 0 on Trump's order। अब नीचे देखिए जरा, चला दीजिए नीचे भी। हाँ ये देखिए ना, मोदी जी दिख रहा है ना आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा। Meanwhile, these spineless clowns are felicitating PM Modi after he agreed to sell India to the United States। यही तो मैंने कहा, गुलामी का उत्सव मना रहे हैं। दैट्स व्हाट आई सेड, गुलामी का उत्सव है भाई। ये देखिए, वो हाथ पकड़ पकड़ के इससे होता है नहीं कि वो हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग पर या पीछे से ही मान लिया जो दूर तक नहीं पहुंच पा रहे तो हाथ में हाथ लगा देते हैं, पीछे राजनाथ, उसी में हाथ, सब लोग छू लो। यही आदमी है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब दुनिया औपनिवेशिकता औपनिवेशिक परंपराओं से, गुलामी के दौर से बाहर निकल चुकी थी, जब कोई देश किसी को गुलाम नहीं बनाता था, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, उसने पहल की कि कोई बना नहीं रहा है, हम बनेंगे, ये पहल की थी। और नाम लिखा जाएगा इनका, फोटो लगा करके वहां पे। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अभी आते हैं खबरों के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।